Hello everyone, welcome to बेस्ट कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ इंद्रजीत सिंह। आज से हम क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी विज्ञान विषय को आरंभ करने जा रहे हैं। तो इस श्रृंखला की शुरुआत हम कक्षा 6 विज्ञान विषय अध्याय 1 से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, प्रथम अध्याय भोजन ये कहाँ से आता है? तो इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि जो हम लोग खाते हैं वो अलग अलग वैरायटी का होता है। ये आता कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? हम घर पे कुछ ना कुछ खाते हैं, तो आज आपने क्या खाया था पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। तो ये भी हमें पता लगाना है कि हमारे दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? ये कहना चाहते हैं जो हमने पिछले कल और आज जो खाना लिया है क्या वो एक जैसा था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? और ये पूछना चाहता है कि ये सच है कि हम अलग अलग समय में, दिन के अलग अलग समय में हम अलग अलग प्रकार का आहार लेते हैं। 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो इसके बारे में इन्होंने एक क्रियाकलाप बन दिया है। तो दोस्तों, क्रियाकलाप बन में दिया गया है, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में वो खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं, हो सकता है आपके जो दोस्त है, आपके मित्र है जो वो अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं, तो उनसे भी जो जानकारी आपने प्राप्त करनी है उसको अपनी नोटबुक पे लिखना है। तो जितने ज़्यादा आपके दोस्त होंगे उतने ही ज़्यादा उनके खाने वाले पदार्थों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो उनको आपने नीचे जो सारणी दी है इस तरह उसको सूचीबद्ध करना है। तो सारणी में उन्होंने टाइटल दिया है हम क्या खाते हैं। तो विद्यार्थी दोस्त का नाम, अपने विद्यार्थी या दोस्त का अपना नाम लिखना है। पूरे दिन में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ, उसने पूरे दिन में क्या क्या खाया है उसको लिखना है। ऐसे ही हम इस सारणी के नीचे आते हैं तो हमें कुछ चित्र दिखाए गए हैं जिसमें आपको दिखाया गया है केले के पत्ते के ऊपर इडली को रखा गया है, साथ में सांभर और नारियल चटनी दी गई है। ये क्या है? शुद्ध शाकाहारी खाना है। तो दूसरी तरफ ऊपर की तरफ आपको फिश दी गई है जो मांसाहारी खाना है। ऐसे ही आपको एक दाल वगैरह दी गई है। ये अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ है जो हम लोग खाते हैं। यहाँ पे आगे दिया गया है अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। तो चित्र 1.1 दिया गया है, खाने में ये सभी चीज़ें किससे बनी हुई है? पके चावल के बारे में सोचो। आपके घर में चावल पकते हैं तो हम वो चावल किस तरह बनाते हैं? हम कच्चा चावल लेते हैं। हम क्या करते हैं? घर पे कच्चे चावल को लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। तो इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता हुई। संघटक मतलब कि आप इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं। वो चीज़ें जो किसी चीज़ को बनाने में उपयोग की जाए उनको हम संघटक बोलेंगे। तो चावल को बनाने के लिए हमें दो चीज़ें ही चाहिए, कच्चे चावल चाहिए और पानी चाहिए। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता पड़ती है। तो कई बार हम कुछ दाल सब्जी बना रहे हैं तो उसमें हमें अलग अलग पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। जो क्या क्या हो सकती है? कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो आगे हम बात करते हैं क्रियाकलाप 2 की। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तरह घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इसको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो उसे क्या करना है? सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए, वस्तु का नाम लिखिए, उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं, तो उस तरह आपने एक सामग्री की
आपने सूची बनानी है। तो खाद्य पदार्थ दिया गया है, जैसे रोटी और चपाती के लिए आपको आटा और जल पानी चाहिए। ऐसे ही दाल बनाने के लिए आपको कच्ची दाल चाहिए, जल, नमक, तेल, घी और मसाले चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पे है, हमने क्या देखा कक्षा में चर्चा कीजिए। आपने जो पीछे सारणी बनाई उसमें आपने क्या देखा कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप में प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? अब हमने देखा कि अलग अलग तरह के हम व्यंजन घर पे बनाते हैं, तो क्या कुछ एक ऐसे इंग्रेडिएंट है, संघटक है, जो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम हर जगह समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। तो ये कौन कौन सी चीजें हैं? तो आगे है 1.2 खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत। और जितनी भी खाद्य सामग्री है हमारे फूड आइटम है और उनके सोर्स। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री। अब आपने कुछ कच्ची सामग्री ली, जैसे फल और सब्जियों के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। आपको तो पता है ना, फल और सब्जियां आपको कहाँ से मिलती है? पौधों से। ये कहाँ से आते हैं? पौधों से। आपको इसके बारे में पता है। अब गेहूं और चावल का स्रोत क्या है? आपके घर में जो गेहूं और चावल आते हैं, पता है आपको कहाँ से आते हैं? धान और गेहूं के खेतों से। ठीक है, उनके पंक्तियों में आपने देखा होगा, खेतों में पंक्तियों में वो उसके पौधे लगे होते हैं। अब कुछ खाद्य पदार्थ है, जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यह है दोस्तों क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत को जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण है यहाँ पे 1.3 में। ठीक है, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है बच्चे, क्रियाकलाप 3 में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? अब विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे अन्न, सब्जी जितना भी है ये, तथा फल इत्यादि के स्रोत है। अब ऊपर देखेंगे आप इस पिक्चर में, ये क्या है? धान के खेत है। ठीक है, और ये गेहूं का परिवहन हो रहा है, गेहूं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। ठीक है, और ये कुछ दिया हुआ है, कुछ पादक स्रोत दिए हुए, पका हुआ खाना है। ठीक है, और खाद्य संघटक के स्रोत 1.2, यहाँ पे ये जंतु से मिलने वाले क्या है? ये अंडे है। ये क्या चीजें हैं जो हमें जंतुओं से मिलती है। तथा फल इत्यादि के स्रोत है, जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातक उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी और भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु है। ये हमारे घरों में पाले जाने वाले पशु है, जिनसे हमें दूध मिलता है। और इससे क्या क्या मिलता है? दुग्ध के उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, ये सारे हमें जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है, अब खाद्य व्यंजन दिए हुए हैं सारणी 1.2 में। खाद्य व्यंजन संघटक जिससे वे बने हैं और उनके स्रोत दिए हुए हैं। जैसे इडली है, इडली किससे बनती है? कच्ची सामग्री की बात करें तो इडली जो बनती है ये चावल से बनती है, उड़द दाल से बनती है, नमक पड़ता है इसमें और जल। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें से ये जो चीज़ें हैं, चावल कहाँ से मिलता है आपको? पौधों से। उड़द दाल भी आपको पौधों से मिलती है। अब चिकन करी है, जो लोग मांसाहारी है वो चिकन खाते हैं, तो चिकन किससे मिलता है? जंतुओं से। मसाला जो होता है ये पौधों से। तेल, घी जो होता है ये भी पौधों से। और जल तो आपको पता है ना। अब खीर, खीर तो आप लोग खाते हैं। खीर में क्या क्या पड़ता है? दूध, दूध कहाँ से मिलता है? जंतुओं से। चावल जो मिलते हैं वो
पौधों से, और चीनी जो होती है ये भी पौधों से मिलती है, फिर उसको आगे चीनी के रूप में बनाया जाता है। गन्ना जिसको ईख बोलते हैं उससे आपको चीनी मिलती है। तो आगे हम बेटा पेज 3 पे पढ़ेंगे। आप क्या उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं, है ना? बता सकते हैं ना? गाय, भैंस, बकरी जो हमारे घरों में पाले जाते हैं। अब हमारा अगला शुरू होता है 1.3 पौधे के भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। भोजन में हम क्या कुछ पौधों के भाग का सेवन करते हैं और हम कई बार जंतुओं से मिलने वाली उत्पादों का भी प्रयोग करते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हमें अपने जीवन में जो जो हम लोग खाते हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें किससे मिलती है? पौधों से। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग करते हैं? खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। कौन कौन से भाग का हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, पत्तियों वाली खाते हैं ना, है ना? अब कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर या तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? हाँ, ये आपके लिए नया होगा। सीताफल खाया होगा आपने, जिसको हम लोग काशी फल भी कहते हैं। इसके फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। ठीक है, इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं बेटा जिनके 2 या 2 से ज़्यादा भागों को हम लोग खाते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज। अब सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। सरसों है ना, उसके बीजों से हमें तेल प्राप्त होता है। और इसकी पत्तियों का प्रयोग आप साग बनाने के लिए भी करते हैं। साग खाते हैं ना हम लोग सर्दियों में, तो ये सरसों के ही पौधे की पत्तियां होती हैं। ठीक है, क्या आप कल केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? ठीक है, केले के पौधे के भी कुछ भाग होते हैं जिनको हम भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो ऐसा आपने सोचना है कि ऐसे कौन कौन से पौधे होते हैं जिनके हम 2 या 2 से भागों को खाते हैं। यहाँ पे पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधों और जंतु के अलावा कोई और भी अन्य स्रोत होता है। सोचो, क्या हमारी ऐसी चीज़ें, क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ पौधों और जंतुओं से ही मिलती है, या कुछ अन्य भी स्रोत है जो हमारे खाने के तौर पे आते हैं? ठीक है, आगे आता है क्रियाकलाप 4 के बारे में। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ऐसे ऐसे स्रोत आपने देखने हैं जो पौधों से मिलते हैं। ठीक है, जिनका स्रोत सिर्फ और सिर्फ पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं, ये आपके लिए क्रियाकलाप दिया गया है। ठीक है, भोजन के रूप में पौधे के भाग। बैंगन का भरता आप लोग खाते हैं। बैंगन का भरते में बैंगन जो होता है ये फल होता है। मिर्च व मसाले जो होते हैं ये भी फल होते हैं। तेल, मूंगफली, सरसों, जो भी हम तेल यूज़ करते हैं ये पौधे से मिलने वाले बीजों से बनता है। ऐसे आपने जो जो आप लोग अच्छे अच्छे आपकी खाद्य पदार्थ है, डिशेस है, उनके बारे में लिखना है। ठीक है, वो किन किन चीज़ों से बनती है और वो पौधे के किस भाग से मिलते हैं, इसके बारे में आपने यहाँ पे सारणी में लिखना है। बेटा अगले पेज पे आप लोग देखेंगे तो आपके लिए सबसे ज़रूरी एक
बात बोली गई है कि अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य है। कभी भी जिस पौधे को आप नहीं जानते हैं उसको खाकर नहीं देखना है, क्यों, कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो क्रियाकलाप 5 है बेटा, मूंग अथवा चने के सूखे बीज ले। घर पे है ना मूंग की दाल, जो चने होते हैं, अब इनमें से कुछ बीजों को जल में भरे एक पात्र में डाल दे। क्या करना है, पानी में डुबो देना है। एक दिन के लिए छोड़ देना है उनको। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दे और बीजों को गिलास में रहने दे। पानी को निकाल देना है और बीजों को बीच में रहने देना है। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों को कुछ परिवर्तन देखते हैं? अब क्या होगा, जब आप उसको रख छोड़ेंगे तो एक छोटी सी सफ़ेद संरचना जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है बीज से बाहर निकल आती है। यदि हाँ तो ये क्या हो जाएंगे, बीज अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित मतलब ये छोटे छोटे इसके प्लांट बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दे, फिर उनको क्या करना है, पानी में धोना है और पानी को निकाल देना है और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। आगे है बच्चे, क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? तो आपने अगले दिन भी देखना है, छोटा सा अंकुर दिखाई दे रहा है। अंकुरों को सावधानी से धोकर उन्हें खा सकते हैं। इनको आप लोग, ये जो है इसको आप लोग खा भी सकते हैं। इसको आप अंकुरित अनाज या स्प्राउट्स बोलते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। अगर आप इनको कच्चा नहीं खा सकते तो आप इनको उबाल भी सकते हैं। कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए ये एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ये आप लोग इसको आराम से खा सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे ये चने के भी अंकुरित किया हुआ चना है, जिसको स्प्राउट्स बोलते हैं। ठीक है, अंकुरित चना भी बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? आपको पता है शहद कहाँ से आता है? हाँ, आपको पता है, ये मधुमक्खी से आता है। ठीक है, यहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन-भिना करती है, छत्ते पे होते हैं ना, तो मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद को बोलते हैं, मीठे रस को एकत्रित करती है, इसे अपने छत्ते में भंडारित जोड़ती है। ठीक है, फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अब आपको पता है जो फूल होते हैं और उनमें से निकलने वाला जो मीठा रस है वो कुछ टाइम तक ही मिलता है। अतः इस मकरंद का भंडारण कर लेती है। फिर ये क्या करती है, इसको वो भंडारण कर लेती है। ये यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, इन्होंने इसको मधुमक्खियों ने भंडारित किया हुआ है। पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके, इसको ये जोड़ती रहती है और पूरे साल के लिए जोड़ के रखते हैं। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खी द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, ये मधुमक्खियों का भोजन होता है जो इन्होंने आगे के मौसम के लिए जोड़ा होता है, जिसको हम निकाल के अपने भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात अब ये आती है 1.4 में कि जंतु क्या खाते हैं। जितने भी जंतु होते हैं सभी अलग अलग तरह के होते हैं जंतु। तो जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, कोई एक तो पेट होता ही है। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे छोटे कीट को खाना खाते देखा है? देखा है आपने? तो बेटा यहाँ पे अगले पेज पे आप देखेंगे कि गिलहरी को दिखाया गया है। गिलहरी क्या खाती है? अखरोट, मूंगफली खाती है ना। तो गिलहरी क्या क्या खाती है? अखरोट, मूंगफली, रोटी, जो भी आप चीज़ें देते हैं वो ये खा लेती हैं। ठीक है,
क्रियाकलाप 6 दिया हुआ है। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। अलग अलग जंतुओं के नाम लिखे हुए हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे तो बेटा जैसे आप देखेंगे भैंस, भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली क्या खाती है? चूहा खाती है, पक्षियों को भी खा जाती है, दूध को भी। तो आपने अलग अलग जीवों के नाम लिखे हुए हैं। शेर है, चूहा है, बाघ है, मकड़ी है, छिपकली है। तो ये क्या क्या खाते हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये आपको एक सारणी दी गई है। साथ दिया हुआ है। फिर से अन सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए। अभी जो हमने ये सारणी थी इसको आपने ध्यान से देखना है। जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। अब इनको 3 वर्गों में विभाजित करना है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखो जो केवल पौधे और उसके उत्पाद खाते हैं। अब आपने सिर्फ वो लिखना है जो पौधे और उसके उत्पाद खाते हैं। इनको आप बोलेंगे शाकाहारी जंतु, जो क्या खाते हैं? पौधे और उसके उत्पाद। अब कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ प्राणियों को खाते होंगे, दूसरे जंतुओं को, उनको आप लिखेंगे मांसाहारी जंतु। अब कुछ होंगे जो पौधे के भाग भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, उनको आप लिखेंगे सर्वाहारी जंतु। तो आपने जैसे गाय हो गई शाकाहारी, शेर मांसाहारी, कौआ सर्वाहारी। ठीक है, तो इस तरह आपने भैंस, शाकाहारी में आप भैंस लिख सकते हैं, है ना। मांसाहारी में आप अन्य जानवरों का, बाघ के बारे में लिख सकते हैं। सर्वाहारी में आप और जानवरों या पक्षियों के नाम लिख सकते हैं जो दोनों तरह के खाते हैं। जैसे बिल्ली हो गई, बिल्ली क्या करेगी? खाना भी खा लेती है, भोजन के रूप में पौधों के उत्पाद भी खाती है और जंतुओं को भी खा लेती है। तो इस तरह आपने इस सारणी को भी भर लेना है। अब यहाँ पे बेटा पूछा गया है, ये जो पहेली है ये जानना चाहती है कि जो मनुष्य है इसको आप किस वर्ग में रखेंगे। तो मनुष्य जो होता है वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है, तो उसको आप सर्वाहारी वाले वर्ग में रखेंगे। हम जानते हैं कि हमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिससे देश में अधिक खाद्य पदार्थ उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उपाय भी खोजने हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो कि भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो हमने बेटा आने वाले समय में जो खाद्य पदार्थों की कमी हो रही है इसके बारे में भी सोचना है, और ऐसा हमने उपाय खोजने हैं जिससे हमें जो भोजन है वो आसानी से उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों हमने इस तरह पहले अध्याय को पूरी तरह पढ़ लिया है, समझ लिया है। इसमें हमने वो पदार्थों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में बात की जो भोजन के लिए हम प्रयोग करते हैं या जिनका प्रयोग हम भोजन को पकाने के लिए करते हैं। तो उनको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, संघटक बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से मिलता है? जितने भी हम लोग भोजन बनाते हैं वो हमें जहाँ पौधों से मिलता है, जहाँ जंतुओं से मिलता है। तो इसके बारे में हमने इस अध्याय में पढ़ लिया है। ठीक है बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद।